हेलो एवरीबॉडी, माय नेम इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया और आप सबका स्वागत है हमारे लॉ क्लासेस के ब्रांड न्यू लेक्चर में। हम लोग अभी फिलहाल जो अपने लेक्चर सीरीज को देख रहे हैं, ये सीरीज आपके सेमेस्टर के एक बहुत इंपॉर्टेंट से सब्जेक्ट के ऊपर है, दैट इज फैमिली लॉ 2। प्रोबेबली ऐसा सब्जेक्ट जिससे बच्चे बहुत ज्यादा डरते हैं, बिकॉज यहाँ पे हिंदू इंटेस्टेट सक्सेशन, मुस्लिम इंटेस्टेट सक्सेशन, पारसी, क्रिश्चियंस, इसके बहुत अलग अलग रूल्स होते हैं जिसमें कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो हम लोग इन लेक्चर्स के थ्रू ये इंश्योर करना चाहेंगे, ये इंश्योर करेंगे इनफैक्ट कि ये सारे जो आपके सक्सेशन के रूल्स है एंड ये जितने भी टॉपिक्स आपके सिलेबस के लिए रेलेवेंट है, इन सारे टॉपिक्स को अपने डिस्कस करें, सो दैट बाय द एंड ऑफ दी सीरीज आप एकदम क्लियर हो जाओगे एंड एक्सपर्ट बन जाओगे इन फैमिली लॉ 2। आपको सक्सेशन, हिंदू सक्सेशन, मुस्लिम सक्सेशन, विल्स, वसीयत, ये सारी चीजें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, इससे पहले कि स्टार्ट करें, आई विल इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज एडवोकेट वैभव चितलांगिया। आई हैव डन माय लॉ फ्रॉम आईएलएस लॉ कॉलेज पुणे एंड इसके बाद मैंने अपना एलएलएम इंदौर से कंप्लीट किया था एंड आई हैव बीन टीचिंग लॉ सब्जेक्ट्स फॉर द पास्ट 8 इयर्स। तो हम लोग 8 साल के एक्सपीरियंस के साथ यहाँ पे बैठे हैं एंड नाउ हम लोग शुरू करने वाले अपना ये लेक्चर सीरीज, जिसमें हम लोग अपने एक एक टॉपिक को कंप्लीट करने वाले फॉर योर फैमिली लॉ 2। ठीक है, नाउ बिकॉज ये पहला लेक्चर आपके सब्जेक्ट का, तो इससे पहले कि हम आपका पहला टॉपिक स्टार्ट करेंगे, लेट्स जस्ट सी एंड अंडरस्टैंड कि ये जो सब्जेक्ट है इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने होते हैं। ठीक है, अब ये सब्जेक्ट के अंदर ना सबसे पहले तो आप ये समझो, आपको हिंदू रूल्स अलग पढ़ना होगा एंड मुस्लिम रूल्स अलग पढ़ना होगा, बिकॉज फैमिली लॉ 2 एसेंशियली डील्स विद इनहेरिटेंस एंड सक्सेशन। ठीक है, फैमिली लॉ इन जनरल ही पर्सनल लॉज के कैटेगरी में आता है एंड पर्सनल लॉज का मतलब होता है वो लॉज जो लोगों को उनके रिलीजन के हिसाब से गवर्न करता है। सो हिंदूज के लिए ये सक्सेशन वाले लॉज डिफरेंट होते हैं, मुस्लिम्स के लिए सक्सेशन वाले लॉज डिफरेंट होते हैं, सेम वे पारसीज एंड क्रिश्चियंस इनके लिए भी डिफरेंट होते हैं। ठीक है, बिकॉज ये डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन के ऊपर होता है, इसलिए इन लॉज को पर्सनल लॉज बोला जाता है। फैमिली लॉ इज द बिगेस्ट एग्जांपल ऑफ पर्सनल लॉ एंड देयरफॉर आप अगर इंडेक्स देखोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको रिलीजन वाइज लोगों का टॉपिक्स दिया गया है। तो सबसे पहले हिंदूज के बारे में अगर बात करते हैं, हिंदू जॉइंट फैमिली दी गई है, उनका पार्टीशन कैसे होता है, दो डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट्स कैसे है, हिंदू का मेल एंड फीमेल ये दोनों इंटरस्टेट सक्सेशन कैसे होता है। इंटरस्टेट मतलब जब कोई बिना विल लिखे जाता है और उसकी डेथ हो जाती है तो फिर कैसे उसका सक्सेशन होता है। देन उसके बाद हम लोग अगर मुस्लिम्स की बात करें तो मुस्लिम का इंटरस्टेट सक्सेशन है, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल रड, देन डिस्क्वालिफिकेशन क्या क्या होता है, कैसे कैसे आपके एयर्स डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं मुस्लिम लॉ के अंदर, पारसी का सक्सेशन है, क्रिश्चियंस का सक्सेशन है, देन मुस्लिम लॉ के अंदर वसीयत कैसे बनती है, हिंदू लॉ के अंदर वसीयत कैसे बनती है, देन उसके बाद अलग अलग डॉक्ट्रिन्स है, डॉक्ट्रिन्स ऑफ इलेक्शन, डॉक्ट्रिन्स ऑफ प्रीएम्पशन, वॉइड बिक्वेस्ट। मुस्लिम लॉ के अंदर एक बहुत इंटरेस्टिंग सा कंसेप्ट है गिफ्ट का, जिसको हिबा बोलते हैं। तो हिबा का क्या रूल्स चलता है, मर्जुल मौत, दैट इज डेथ बेड पे जब कुछ अपने अगर किसी को डोनेट करते हैं, जिसको डोनेशियो मोटिस कॉजा भी बोला जाता है मुस्लिम लॉ के अंदर, वो कैसे चलता है, वक्फ, मुतावली, ये अगेन मुस्लिम लॉ के अंदर के कुछ प्रिंसिपल्स है। तो बेसिकली ये एक ऐसा लॉ होता है, पर्सनल लॉज ऐसे लॉज होते हैं जो आपका रिलीजन वाइज गवर्न होते हैं एंड देयरफॉर अपने को सारे टॉपिक्स हिंदू लॉ के लिए अलग एंड मुस्लिम लॉ के लिए अलग पढ़ना पड़ेगा। आपके सिलेबस का प्राइमरी फोकस हिंदू लॉ एंड मुस्लिम लॉ के ऊपर ही दिया गया है। क्रिश्चियंस एंड पारसीज का बहुत कम है, बिकॉज दे आर गवर्न बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट एंड उसके अंदर उनका बस एक ही टॉपिक दिया गया है, तो वो भी अपने कंप्लीट कर लेंगे। बट प्राइमरी फोकस अपना इस सब्जेक्ट के अंदर हिंदू लॉज एंड मुस्लिम लॉज के अंदर रहेगा। डन, चलिए, तो अब आपको समझ में आ गया कौन कौन से टॉपिक्स अपने को कंप्लीट करने हैं। तो शुरू करते हैं हम लोग अपना पहला वाला सब्जेक्ट, पहला वाला टॉपिक, एंड द फर्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोना सी इज योर हिंदू जॉइंट फैमिली। ठीक है, एक ऐसा टॉपिक है जहां पे आप समझोगे कि हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है। हिंदू जॉइंट फैमिली में जब अपने पार्टीशन की बात करते हैं तो लीगली पार्टीशन का मतलब क्या होता है, कर्ता क्या होता है, को पार्टनर्स क्या होते हैं, को पार्टनरी प्रॉपर्टी क्या होती है, कर्ता के राइट्स क्या होते हैं, को पार्टनर्स के क्या राइट्स क्या होते हैं। तो बेसिकली इस टॉपिक के अंदर हम लोग पूरा स्ट्रक्चर समझने वाले हैं एक हिंदू जॉइंट फैमिली की, है ना। तो आज और बिना किसी डीले के शुरू करते हैं अपने हिंदू जॉइंट फैमिली। हिंदू जॉइंट फैमिली एक ऐसा टॉपिक है जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ऑलमोस्ट हर पेपर में एक क्वेश्चन हिंदू जॉइंट फैमिली से आता ही है, चाहे वो को पार्टनर्स के ऊपर आ जाए या कर्ता के ऊपर आ जाए या इन जनरल हिंदू जॉइंट फैमिली के ऊपर आपको कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए। ठीक है, तो ये तीनों टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है जो पूरा का पूरा आपका डील किया जाएगा अंडर द हेड ऑफ हिंदू जॉइंट फैमिली। ठीक है, इससे पहले कि हम टॉपिक स्टार्ट करें, एक बार आपको हम बता देते हैं, यस एकेडमी इज एन एकेडमी जो आपको लॉ क्लासेस के साथ साथ लॉ एंट्रेंस की भी पढ़ाई करवाते हैं, सीए, सीएस एंड सीएमए जैसे प्रोफेशनल कोर्सेज की भी पढ़ाई कराते हैं। तो अगर आप या आपके कोई भी फ्रेंड्स एंड फैमिली इन कोर्सेज में एनरोल करना चाहते हैं तो डू गेट इन टच विद अस। हमारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स नीचे स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे, है ना। तो चलो आज शुरू करते हैं हम लोग अपना हिंदू जॉइंट फैमिली का डिस्कशन। ये हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होता है, इसका जब भी आप लोग अपना एग्जाम में आंसर लिखने के लिए जाओगे तो हम आपको बताते भी जाएंगे साथ साथ में क्या लिखना है। सबसे पहले मेक श्योर करना कि आप ऐसा एक सिनॉप्सिस लिख के आ जाओ। क्यों? बिकॉज जब आपके आंसर के स्टार्टिंग में सिनॉप्सिस रहता है ना, तो जो भी इंसान आपके पेपर को चेक कर रहा होता है
वो इंसान को एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि आप अपने आंसर में क्या क्या लिखने वाले हो। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आप यहाँ पे सिनॉप्सिस देखोगे तो आपको ये देख के समझ में आ जाएगा कि आज के लेक्चर में हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं एंड व्हाट आर द डिफरेंट टॉपिक्स जो हम लोग यहाँ कवर करेंगे। तो सबसे पहले ऑफकोर्स आपको इंट्रोडक्शन लिखना होता है। इंट्रोडक्शन के बाद अपने समझने वाले कि हिंदू जॉइंट फैमिली क्या होती है, कैसे बनती है, क्या उसका हिंदू जॉइंट फैमिली क्यों बनाया जाता है, किसको बोलते हैं। देन अपने हिंदू जॉइंट फैमिली या एचयूएफ का स्ट्रक्चर समझेंगे। एचयूएफ में बेसिकली दो पार्टीज होती है, एक होता है कर्ता। तो पहले अपने कर्ता के बारे में बात करेंगे, उनके राइट्स एंड पार्ट्स क्या क्या है, उनके ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस क्या क्या है। एंड देन दूसरे लोग होते हैं को पार्टनर्स। अपने को पार्टनर्स के बारे में फिर बात करेंगे, उनके राइट्स क्या क्या होते हैं एंड को पार्टनरी प्रॉपर्टी क्या होती है। तो अगर आप अपने आंसर में ऐसा एक सिनॉप्सिस बना के आ जाते हो ना गाइस, तो जो भी इंसान आपका पेपर चेक करे, हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, जो भी इंसान आपका पेपर चेक कर रहा है उसको एक बर्ड आई व्यू मिल जाता है कि आपके आंसर में क्या क्या कंटेंट है एंड दैट गिव्स यू अ ब्राउनी पॉइंट। आपको मार्क्स ज्यादा मिलने का चांसेस रहता है। तो मेक श्योर करना कि आप अपने हर आंसर में ऐसे एक सिनॉप्सिस लिखते हो। डन। कई बार क्वेश्चन में आपको केवल को पार्टनर्स पूछा जाएगा, तो इन दैट केस आप कर्ता वाला पूरा स्किप कर जाओगे। कई बार आपको केवल कर्ता पूछा जाएगा तो को पार्टनर्स वाला स्किप कर जाओगे। बट इंट्रोडक्शन एंड एचयूएफ का डेफिनेशन आपको हर केस में लिखना पड़ेगा। चलेगा? चलिए आइए तो शुरू करते हैं हम लोग अपना हिंदू जॉइंट फैमिली। तो व्हाट इज अ हिंदू जॉइंट फैमिली? ठीक है, ये एक ऐसा कंसेप्ट है ना जो हिंदू लॉ के अंदर स्पेसिफिकली एक बहुत ही स्पेशल सी चीज है। आप कभी भी जॉइंट फैमिली का कंसेप्ट मुस्लिम लॉ के अंदर नहीं देखोगे, क्रिश्चियन लॉ के अंदर नहीं देखोगे, या पारसी लॉ के अंदर नहीं देखोगे। जॉइंट फैमिली का जो कंसेप्ट है वो आपको केवल और केवल हिंदू लॉ के अंदर ही मिलेगा। एंड इसीलिए कभी भी किसी भी आर्टिकल, जर्नल, केस लॉ या किसी बुक में आप अगर जॉइंट फैमिली की भी बात सुनते हो ना, तो आपको ऑटोमेटिकली समझ जाना है कि एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की बात हो रही है या फिर एक हिंदू जॉइंट फैमिली की ही बात हो रही है। बिकॉज ये कंसेप्ट जो है वो केवल और केवल हिंदू लॉ में ही आइडेंटिफाई किया गया है। तो पहले पैराग्राफ में आपको इंट्रोडक्शन में दिया गया है कि हिंदूज इंडिया में एक मेजोरिटी है एंड वो लोग अपना एक पर्सनल लॉ फॉलो करते हैं जिसको हिंदू लॉ बोला जाता है। बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हिंदू लॉ में, जो आपकी बहुत स्पेशल चीज है, जो दूसरे लॉज में आपको नहीं मिलेंगी, दूसरे पर्सनल लॉज में, जिसमें से एक है हिंदू जॉइंट फैमिली। ठीक है, हिंदू जॉइंट फैमिली एक ऐसा कंसेप्ट है जो हर एक हिंदू मिलता है बाय बर्थ। आप जब किसी फैमिली में जन्म लेते हो तो ऑटोमेटिकली आप एक उस जॉइंट फैमिली का पार्ट बन जाते हो। तो इंट्रोडक्शन में आपको बस यहाँ पे दिया गया है कि एचयूएफ एक यूनिक सिस्टम है जो आपका हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदूज के लिए बनाया गया। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन बहुत बेसिक्स है, ये तो आप अपने से रीड कर सकते हो, बट लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट अ हिंदू जॉइंट फैमिली इज। ठीक है, तो हिंदू जॉइंट फैमिली का मतलब होता है जब किसी एक कॉमन एंसेस्टर से लोग नीचे निकलते हैं या उनके डिसेंडेंट्स आते हैं एक कॉमन लीनिएज से, तो वो सारे के सारे डिसेंडेंट्स मिलके एक हिंदू जॉइंट फैमिली बनाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें ए इज अ पर्सन, ए इज अ मेल मेंबर। ठीक है, ए के मान लो 3 बच्चे हैं, बी, सी, डी, जिसमें बी एंड सी मेल्स है एंड डी इज अ फीमेल। ठीक है, नाउ बी की शादी हुई हुई है, सी की शादी हुई हुई है एंड इनके और फर्दर बच्चे हुए हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे एक हिंदू जॉइंट फैमिली की बात करें तो ए इज द कॉमन एंसेस्टर जिनसे बी भी आया है, सी भी आया है एंड डी भी आई है। आगे जाके जब बी एंड सी की शादी होंगी तो इनके वाइफ्स एंड इनके बच्चे भी इसी कॉमन एंसेस्ट्री के पार्ट बन जाएंगे, बिकॉज वो लोग इसी फैमिली में आने वाले हैं। तो हिंदू जॉइंट फैमिली या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का मतलब होता है वो लोग जो लोग एक कॉमन मेल एंसेस्टर के थ्रू आते हैं उनको अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट मानते हैं। ठीक है, पहले 2005 के पहले डॉटर्स को हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में नहीं माना जाता था। डॉटर्स यूज्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली ऑफ द हस्बैंड। लेकिन आफ्टर 2005 एक अमेंडमेंट लाया गया जिसके थ्रू नाउ इवन व्हेन यू हैव अनमैरिड डॉटर्स या ऐसी डॉटर्स जिनकी शादी हो गई थी लेकिन वो लोग वापस अपने पापा के घर पे आ गए हैं, वैसी डॉटर्स भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनती है। तो बेसिकली जितने भी इंडिविजुअल्स है जो एक कॉमन लीनिएज से डिसेंड करते हैं, एक मेल के थ्रू डिसेंड करते हैं, उनको हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बोलते हैं। ठीक है, इसमें आपके सारे बच्चे, अच्छा आपके सारे जितने भी सन्स है एंड जितनी भी डॉटर्स आपके साथ रहती है, ठीक है, चाहे वो अनमैरिड हो या फिर शादी होने के बाद वो वापस आ गई हो। ठीक है, ऐसी डॉटर्स, आपके सारे सन्स, सन्स की जितनी भी वाइफ्स होती है, आपकी वाइफ या आपकी डॉटर्स इन लॉ जितनी भी होंगी वो, एंड आपके सन के सारे बच्चे, ये सारे के सारे लोग मिलकर आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाएंगे। ठीक है, डॉटर्स की अगर बात करें तो वापस क्लैरिफाई कर दे, डॉटर आपकी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कब काउंट होगी? जब या तो नंबर 1 वो अनमैरिड है या नंबर 2 उसकी शादी हुई थी लेकिन उसने अपना शादी वाला घर छोड़ के वो वापस आ गई आपके घर में एंड शी नाउ लिव्स विद यू, ईट्स विद यू, वर्शिप्स विद यू, आप ही घर पे रहती है, तो भी वो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाएगी। ठीक है, विडो डॉटर अगर कोई होती है जिनका हस्बैंड की डेथ हो गई है, वो भी अगर रिटर्न करके आपके घर आ जाती है तो वो भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाएगी। क्लियर हुआ सबको? एक चीज याद रखना,
अगर कोई डॉटर ऐसी है जिसका आपने शादी कर दिया है, तो शादी के पहले तक हर लड़की अपने पापा के एचयूएफ की पार्ट होती है और शादी हो जाने के बाद वो अपने हस्बैंड के एचयूएफ की पार्ट बन जाती है। तो मेल्स का या लड़कों का हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या हिंदू फैमिली कभी चेंज नहीं होता, बट फीमेल्स का ऑन मैरिज एचयूएफ चेंज हो जाता है। शादी के पहले तक वो अपने पापा के एचयूएफ की पार्ट रहती है एंड शादी के बाद वो अपने हस्बैंड के एचयूएफ की पार्ट बन जाती है। डन। नाउ वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एचयूएफ जैसे नॉर्मल में अपनी किसी कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी समथिंग जो इंसान क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्या एचयूएफ भी इसी तरीके से क्रिएट किया जा सकता है? द आंसर इज नो। एचयूएफ कैन नॉट बी क्रिएटेड बाय एक्शंस ऑफ द पार्टीज। आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली लोगों के एक्शन के थ्रू क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। वो ऑटोमेटिकली बन जाता है जब आप शादी करते हो और आपके बच्चे होते हैं। जैसे आपके बच्चे होते जाएंगे या आपके और डिसेंडेंट्स होते जाएंगे, आपके बच्चों के बच्चे हुए या उनके बच्चे हुए, they automatically become a part of your Hindu undivided family। ठीक है। दो तरह के बस एक्शंस होते हैं जिसके थ्रू आप अपने एक्शन के थ्रू बच्चों अपना एचयूएफ बना सकते हो। वन इज अगर मान लो आपने क्या बोलते हैं अडॉप्शन किया है, अगर आपने अपने एक्शन के थ्रू किसी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो वो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड, अगर मान लो आप रीयूनियन करते हो मतलब पहले किसी आपके एचयूएफ का पार्टीशन हो गया था एंड देन वापस का रीयूनियन हो गया, तो ऐसे टाइप के ही केवल दो एक्शंस होते हैं जिसके थ्रू हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बन सकती है। अदरवाइज एचयूएफ इज अ क्रिएशन ऑफ लॉ। जैसे लोगों का जन्म होता है किसी फैमिली में, ऑल ऑफ देम कलेक्टिवली मेक अ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। नीडलेस टू से, अगर ये क्रिएशन ऑफ लॉ है तो जैसे ही लोगों का जन्म होते जाएगा आपका एचयूएफ बढ़ते जाएगा एंड जैसे ही लोगों की डेथ होते जाएगी आपकी एचयूएफ छोटी होते जाएगी। समझ में आया सबको? क्लियर हुआ? अच्छा, फिर यहाँ पे बच्चों का एक क्वेश्चन होता है कि सर क्या हम लोग किसी को कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू अपने एचयूएफ में ऐड कर सकते हैं? मेरा एक बेस्ट फ्रेंड था जो बचपन से मेरे साथ है एंड एकदम फैमिली जैसा वो, तो क्या हम लोग उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट में एंटर करके उसको अपने एचयूएफ का पार्ट बना सकते हैं? द आंसर इज नो। कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू भी आप किसी भी इंसान को अपने एचयूएफ का पार्ट नहीं बना सकते हो। तो ये आपका एक बेसिक एक्सप्लेनेशन था कि एचयूएफ क्या होता है। वापस अपने समझते हैं। एचयूएफ का मतलब एक ऐसा एचयूएफ का मतलब होता है एक ऐसा टाइप का स्ट्रक्चर जहां पे एक हिंदू फैमिली में जितने भी कॉमन लीनियल डिसेंडेंट्स होते हैं एक मेल मेंबर के, वो सब मिलके कलेक्टिवली एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनाते हैं। इनमें आपके जितने भी मेल मेंबर्स है, मेल मेंबर्स की वाइफ्स है एंड मेल मेंबर्स के बच्चे, वो सारे के सारे आएंगे। एट द सेम टाइम जो आपकी डॉटर्स होती है, जब तक उन डॉटर्स की शादी ना हो जाए तब तक एचयूएफ का पार्ट रहती है अपने पापा की, और एक बार आपकी डॉटर्स की शादी हो जाए तो वो अपने पापा के एचयूएफ का पार्ट से निकल के अपने हस्बैंड के एचयूएफ का पार्ट बन जाती है। इन केस अगर कोई डॉटर ऐसी है जिसका अपने जो शादी वाला घर था वहां से वो वापस आ गई अपने पापा के यहाँ, वहां पे पूरा छोड़ दिया, सारे रिश्ते खत्म हो गए, डिवोर्स ले लिया या वो विडो हो गई, वो वापस अपने फादर के यहाँ गई है, देन अगेन शी बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली ऑफ द फादर। क्लियर हुआ? ये था आपका हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होता है, ठीक है। अब एक बार हम लोग फटाक से देख लेते हैं कि एचयूएफ के स्ट्रक्चर में कौन कौन इंक्लूड होते हैं। सबसे पहले तो आपका जो भी मेल लाइन मतलब लड़कों के थ्रू जितने लोग भी कनेक्टेड है बाय वे ऑफ अ कॉमन एंसेस्टर, ऑल ऑफ देम विल बिकम अ पार्ट ऑफ योर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। मतलब आज अगर मेरा बेटा होता है तो मेरे बेटे की वाइफ, मेरे बेटे के बच्चे, ऑल ऑफ देम विल बिकम अ पार्ट ऑफ माय हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ऑन दी अदर हैंड मेरी डॉटर के थ्रू जो फैमिली बढ़ रहा है वो मेरे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट नहीं बनेगा, बिकॉज मेरी डॉटर जिस इंसान से शादी करेगी उसके एचयूएफ में उसके बच्चे लोग सब चले जाएंगे, ठीक है। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जितने भी पर्सन्स मेल लाइन के थ्रू कनेक्टेड होते हैं एंड जिनका एक कॉमन एंसेस्टर होता है वो उसका पार्ट बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा जितनी अनमैरिड डॉटर्स है वो आपके एचयूएफ का पार्ट रहती है। उसके अलावा आपके घर में जितने भी लड़के, उन्होंने जिन भी लड़कियों से शादी की है, जितनी भी वाइफ्स आई है, वो सब आपके एचयूएफ का पार्ट बन जाएगी। इसके अलावा अच्छा मान लो आपका कोई सन था, ठीक है, उसने किसी से शादी की एंड देन अनफॉर्चुनेटली आपके सन की डेथ हो गई, तो आप बोलोगे सर अगर मेरे सन की डेथ ही हो गई है तो उसकी वाइफ मेरे एचयूएफ का पार्ट क्यों बनेगी। तो अगर मान लो आपका कोई डिसीज्ड सन है एंड उसकी वाइफ है, उसकी विडो है, ठीक है, लड़के की तो डेथ हो गई है लेकिन विडो अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो वो भी आपके एचयूएफ का पार्ट बनती है, ठीक है। इसके अलावा अगले लोग जो आपके एचयूएफ में आते हैं वो आपके मैरिड डॉटर्स आते हैं जिन्होंने शादी के बाद अपने हस्बैंड का घर छोड़ दिया है, पेरेंट्स के घर पे आ गई है एंड वहीं पे परमानेंटली रह रही है, तो वो अपने वापस से पापा के एचयूएफ के पार्ट बन जाती है। इसके अलावा अगर आपने किसी भी बच्चे को अडॉप्ट किया है तो ऑल्दो वो आपके घर में जन्म नहीं लिया बट आपने उसको अडॉप्ट कर लिया, तो लीगली वो आपके फैमिली का पार्ट बन जाता है, वो भी आपके एचयूएफ का एक हिस्सेदार बन जाता है। इसके अलावा कोलैटरल्स, नाउ व्हाट आर कोलैटरल्स? कोलैटरल्स मतलब अगर मान लो आपके पापा, ठीक है, आपके पापा के भाई थे
एंड उनकी फैमिली भी आप लोग साथ में ही रह रहे हो, तो जो लोग आपके डायरेक्ट लीनियर डिसेंडेंट्स नहीं होते, जो लोग डायरेक्टली आपके पापा के बच्चे एंड उस लाइन में नहीं आ रहे, बट पापा के भाई है या आपका एचयूएफ बना हुआ है एंड आपके भाई के लोग भी साथ में रह रहे हैं, तो कई बार ऐसे कोलैटरल्स भी आपके एचयूएफ का पार्ट बन जाते हैं, बट दैट नेसेसरली डिपेंड्स अपॉन कि आपका पार्टीशन हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो ए के दो बच्चे थे बी एंड सी, ठीक है, दोनों मेल थे, ठीक है। तो जब तक ए इज द हेड, ए इज लिविंग, तब तक इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में सारे लोग आने वाले, ठीक है। मान लो ए की डेथ हो जाती है, बी बड़ा बेटा था तो ऑटोमेटिकली ये कर्ता बन जाएगा, अभी हम आपको बताएंगे कर्ता क्या होता है। तो बी के जितने बच्चे थे एंड उनके जितने बच्चे थे वो तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बनेंगे, बट इस पर्टिकुलर फैमिली का पार्टीशन हुआ नहीं था अभी तक, बी एंड सी इनका अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था, तो ऑटोमेटिकली सी भी इसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बना रहेगा जब तक पार्टीशन ना हो जाए, एंड ऐसे केस में इसको अपने कोलैटरल बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये डायरेक्ट लीनियल डिसेंडेंट बी का नहीं है, ठीक है। अब तो कर्ता बी बन गया ना, पापा की तो डेथ हो गई, तो बड़ा भाई कर्ता बन गया, तो बड़ा भाई कर्ता बन गया, तो उनकी जितने डायरेक्ट लीनियल डिसेंडेंट्स है वो तो ऑब्वियसली हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनेंगे ही बनेंगे, बट बिकॉज बी एंड सी के बीच में कोई भी तरह का आपका अभी तक पार्टीशन नहीं हुआ था, इसलिए सी विल ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ दिस एचयूएफ, एंड ऐसे जब भाई लोग एचयूएफ का पार्ट बन जाते हैं तब उनको हम लोग कोलैटरल्स बोलते हैं, समझ में आया? तो कई केसेस में जब तक पार्टीशन नहीं होता तब तक कोलैटरल भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनते हैं। इसके अलावा आपके जितने भी डिपेंडेंट्स है वो जो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे आपका कोई सन है जो आप पे डिपेंड करता है, डॉटर है जो आप पे डिपेंड करती है, वो भी आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बन जाएंगे। नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, एज पर दी स्पेशल मैरिज एक्ट, अगर एक हिंदू मेल मेंबर का एक क्रिश्चियन वुमेन के साथ शादी होता है, उससे कोई भी बेटा पैदा होता है, तो वो भी आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनता है। तो इफ अ हिंदू मेल मैरीज अ क्रिश्चियन फीमेल एंड अ सन इज बोर्न आउट ऑफ दैट मैरिज, तो दैट पर्सन आल्सो बिकम्स अ पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। एंड द लास्ट वन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, अगर मान लो आपके फैमिली के किसी लड़के का कोई इलेजिटिमेट बच्चा है, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपके लेट्स से कोई एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली थी जिसमें से एक मेल मेंबर ने किसी इलेजिटिमेट बच्चे को जन्म दिया, तो इन दैट केस दैट इलेजिटिमेट चाइल्ड विल आल्सो बिकम अ पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इलेजिटिमेट बच्चे मतलब बिना शादी के कोई बच्चा अगर हुआ हुआ है, तो जिस औरत के साथ वो बच्चा हुआ है वो आपके एचएफ का पार्ट नहीं बनेगी क्योंकि वो वाइफ नहीं है, ठीक है। लेकिन वो जो इलेजिटिमेट बच्चा है अल्टीमेटली है तो वो आपके फैमिली का ही बच्चा, उसमें खून तो आपके फैमिली का ही दौड़ रहा है, इसीलिए वो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का पार्ट बनेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कौन कौन लोग आते हैं, तो इसको ध्यान से पढ़ना, ठीक है। एक बार वापस से अपने एक बार रिवाइज कर लेते कौन कौन लोग आते हैं। तो सबसे पहले जितने भी मेल मेंबर्स एंड उनका उनके रिस्पेक्टिव फैमिलीज है जो एक कॉमन एंसेस्टर के थ्रू आते हैं, वो सब बनेंगे एचएफ का पार्ट। अनमैरिड डॉटर्स एचएफ का पार्ट बनती है, जितने भी लड़कों की शादी हुई है उनकी वाइफ एचएफ का पार्ट बनती है। अगर कोई बेटी की शादी हो गई थी और उसने अपने हस्बैंड का घर छोड़ के वापस वो पापा के घर पे आ गई है तो वो एचएफ का पार्ट बन जाती है वापस से। ना कोई भी ऐसा इंसान है जिसको आपने अडॉप्ट किया है वो आपके एचएफ का पार्ट बनेगा। अगर आपका पार्टीशन नहीं हुआ था तो आपके जितने भी कोलैटरल्स है, भाई लोग हैं, वो भी आपके एचएफ का पार्ट बने रहेंगे जब तक आपका पार्टीशन ना हो जाए। कोई और तरह के आपके डिपेंडेंस है फैमिली में तो वो भी आपके एचएफ का पार्ट बनेंगे। कोई अगर हिंदू मेल और क्रिश्चियन फीमेल की शादी होती है और उससे कोई लड़का होता है वो भी आपके एचएफ का पार्ट बनेगा। एंड लास्टली, अगर आपके एचएफ के किसी मेंबर का कोई इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो वो इलेजिटिमेट चाइल्ड भी आपके एचएफ का पार्ट बनेगा। ये होते हैं आपके सारे मेंबर्स जो एचएफ का पार्ट बनते हैं। डन? चलिए, नाउ ये जो पूरा एचएफ है ये हम लोग को समझ में आ गया, एक ज्वाइंट फैमिली है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं, राइट। अब बहुत सारे लोग हैं तो कहीं ना कहीं आपको पार्ट्स डिस्ट्रीब्यूट करके रखना पड़ेगा ना, बिकॉज अगर आपने एचयूएफ को एक एंटिटी की तरह कंसिडर किया है तो देयर शुड बी सम डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी। तो इसीलिए हम लोग एचयूएफ के अंदर दो तरह के लोगों की बात करते हैं। पहला होता है कर्ता एंड दूसरा होता है को-पार्टनर्स, ठीक है। पहले अपने समझेंगे कर्ता क्या होता है एंड देन फिर अपने समझेंगे कि को-पार्टनर्स कौन होते हैं, ठीक है। नाउ कर्ता कौन होता है, आइए इसको समझते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर शॉर्ट नोट्स भी आते हैं, अलग से इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। तो कर्ता मतलब आपके एचयूएफ का जो सीनियर मोस्ट मेल मेंबर होता है उसको अपने कर्ता बोलते हैं। जनरली जो आपके फादर होते हैं या जो सबसे बड़े मेल मेंबर होते हैं, फादर हो गया, ग्रैंडफादर हो गए, वही कर्ता का रोल प्ले करते हैं। बट अगर मान लो आपके फादर या ग्रैंडफादर किसी फैमिली में ऐसे है जो फिजिकली या मेंटली उस हालात में नहीं है कि वो कर्ता के ऑब्लिगेशंस, राइट्स एंड ड्यूटीज को एक्सरसाइज कर सके, तो आपके फैमिली का जो सीनियर मोस्ट या सबसे बड़ा सन है वो भी कर्ता की तरह काम कर सकता है। तो फॉर एग्जाम्पल, if A is the father and he has 3 sons B, C and D, ठीक है। तो जनरल रूल ये बोलता है कि जो फादर होगा, तो फादर जब तक जिंदा है तब तक वही एक्ट करेगा एज द कर्ता, ठीक है। बट कुछ केसेस में इफ द फादर इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग देयर ड्यूटीज एज द कर्ता, तो जो सबसे बड़ा मेल सन है या सबसे बड़ा सन है वो भी आपके कर्ता की तरह काम कर सकता है। डन? नाउ
ये रूल था आपका 2016 के पहले तक कि जो सबसे बड़ा लड़का है वही कर्ता की तरह काम कर सकता है, ठीक है। 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने फिर एक ऑर्डर पास किया। दिल्ली हाई कोर्ट ने बोला कि देखो 2005 के पहले तक तो हिंदू लॉ के अंदर जो बेटियां होती थी उनको इक्वल राइट्स नहीं मिलता था। तो तब तक ये चीज बोलना कि बेटियां कर्ता नहीं बन सकती मेड सेंस, ठीक है, कि लड़कियां कर्ता नहीं बन सकती मेड सेंस, ठीक है। बट 2005 में जब अमेंडमेंट आया तो आपने बोला कि किसी भी एचयूएफ में जो राइट्स एक सन को मिलता है सेम राइट्स एक डॉटर को मिलता है। तो इन दैट केस अगर एक सन कर्ता बन सकता है तो एक डॉटर भी कर्ता बन सकती है। तो 2016 में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास किया जिसके थ्रू उन्होंने बोला कि इवन विमेन कैन एक्ट एज एचयूएफ की कर्ता, ठीक है। तो अगर मान लो आपकी केवल 4 डॉटर्स है तो इवन द डॉटर कैन कम एंड एक्ट एज द कर्ता ऑफ द फैमिली, वो भी एचयूएफ की कर्ता की तरह काम कर सकती है। आज के दिन में इट इज नॉट मैंडेटरी कि कर्ता जो है वो मेल मेंबर ही होना चाहिए, ठीक है। तो ये जो कर्ता है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बिकॉज कर्ता इज द हेड ऑफ द फैमिली एंड आपके एचयूएफ को पूरी तरीके से मैनेज करना, एचयूएफ की प्रॉपर्टी को मैनेज करना, सब लोगों के सारे रिक्वायरमेंट्स एंड नेसेसिटीज का ख्याल रखना, ये सारे की सारी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस आपके कर्ता के ऊपर है। तो ऑफ कोर्स कर्ता को बहुत सारे राइट्स दिए गए हैं कि वो कुछ डिसीजंस ले सकता है, बट एट द सेम टाइम कर्ता के ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस भी है, ठीक है। तो कर्ता क्या होता है सबको समझ में आया। आपकी किसी भी एचयूएफ का जो सीनियर मोस्ट मेंबर होता है उसको कर्ता बोलते हैं। जनरल में इट्स द फादर हु एक्ट्स एज द कर्ता, बट कई केसेस में अगर आपका कर्ता जो सीनियर मोस्ट मेंबर है वो नहीं है केपेबल तो आपके फैमिली के सारे लोगों का कंसेंट लेके इवन द एल्डेस्ट सन कैन एक्ट एज अ कर्ता, और आफ्टर द 2016 रूलिंग ऑफ द दिल्ली हाई कोर्ट इवन द एल्डेस्ट डॉटर कैन एक्ट एज द कर्ता। आज के दिन में ये पोजीशन एकदम दिमाग में क्लियर रखना, इवन विमेन कैन एक्ट एज कर्तास ऑफ एन हिंदू अनडिवाइडेड। क्लियर हुआ। तो चलिए अपने को जब समझ में आ गई कर्ता क्या होता है तो अब हम लोग समझते हैं कि कर्ता के पार्ट्स एंड फंक्शंस क्या क्या है, राइट्स एंड पार्ट्स क्या क्या है कर्ता का, ठीक है। क्या क्या राइट है कर्ता के पास, क्या क्या पार्ट्स है जो वो एक्सरसाइज कर सकता है। पहले इसके राइट्स एंड पार्ट्स अपने देख लेंगे सारे एंड उसके बाद फिर हम लोग इनकी ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस देखेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं कि कर्ता को क्या क्या पार्ट दिया गया, कर्ता को क्या क्या राइट दिया गया जो वो एक्सरसाइज कर सकता है, ठीक है। बहुत सारे राइट्स है तो एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले द राइट एंड पार्ट टू मैनेज। सी आज एक एचयूएफ के नाम पे जितनी भी आपकी प्रॉपर्टीज होती है इट इज द राइट ऑफ द कर्ता कि वो उन प्रॉपर्टीज को अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, ठीक है। आज अगर मान लो हम किसी एचयूएफ के करता है और किसी एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी को मेरे को अपने हिसाब से मैनेज करना है, हम उसको मैनेज कर सकते हैं। हाउएवर मेरे को उस पॉइंट ऑफ टाइम पे कोई भी दूसरा इंसान क्वेश्चन नहीं कर सकता। तो कर्ता को एक बहुत बड़ा राइट दिया गया है कि एचयूएफ की जितनी भी प्रॉपर्टीज होती है उन सारे प्रॉपर्टीज को कर्ता अपने हिसाब से मैनेज कर सकता है, ठीक है। एट द सेम टाइम एक और पार्ट दिया गया कर्ता को कि कर्ता इज नॉट लाइक द इंडियन गवर्नमेंट कि आज इंडियन गवर्नमेंट के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि आप सब लोगों को इक्वल ट्रीट करो तो एक कर्ता के ऊपर भी सेम ऑब्लिगेशन है, ऐसा नहीं होता। कर्ता को राइट दिया गया है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के बीच में डिस्क्रिमिनेट भी कर सकते हो। अगर आपको कुछ लोगों को ज्यादा मनी या ज्यादा फैसिलिटीज देना आप दे सकते हो, कुछ लोगों को कम मनी या कम फैसिलिटीज देना आप दे सकते हो। ये पूरा डिसाइड करने का राइट आपके कर्ता को दिया गया है। बस कर्ता को ये इंश्योर करना होता है कि जो बेसिक नेसेसिटीज है वो हर एक मेंबर ऑफ द एचयूएफ को मिल जाना चाहिए। आप डिस्क्रिमिनेट करिए, आप एक को गुची प्राडा दिलाइए लेकिन दूसरे को भी आपको रोटी कपड़ा मकान देना ही पड़ेगा। तो कर्ता को ये पार्ट दिया गया है कि आप अपने हिसाब से एचयूएफ की जो भी प्रॉपर्टी उसको मैनेज कर सकते हो। एचयूएफ के मेंबर्स का ख्याल रखना है, एचयूएफ के मेंबर्स के बीच में किस हिसाब से आपको प्रोविजंस देने हैं, किस हिसाब से आप लोगों को पैसा फैसिलिटीज दोगे वो आप खुद से डिसाइड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि हर एक मेंबर ऑफ द एचयूएफ को आपको इक्वली ट्रीट करना है, बट एट द सेम टाइम यू हैव टू एंश्योर कि सबकी बेसिक नेसेसिटीज जो है वो आप फुलफिल करके रखो। डन। सेकंड राइट जो आपको करता है दैट इज राइट टू इनकम। राइट टू इनकम मतलब आज आपकी एचयूएफ के पास जितनी भी प्रॉपर्टी है या जितना भी एचयूएफ का बिजनेस है उससे जो भी इनकम आता है वो इनकम रिसीव करने का राइट आपके कर्ता के पास है। कोई भी इंसान जो एचयूएफ के फैमिली में इन्वॉल्व है वो आके ये नहीं बोल सकता कि इस फैमिली बिजनेस में जो भी पैसा कमाया गया वो पैसा हम रखेंगे। आपका अगर एचयूएफ का कोई फैमिली बिजनेस है तो उसका जो भी इनकम है वो पूरा का पूरा इनकम कर्ता के पास जाना चाहिए, ठीक है। अब उसमें आके कोई भी मेंबर ये भी नहीं बोल सकता कि सुनो हम लोग 5 लोग हैं तो 1/5 शेयर मेरे को मिलना चाहिए। पूरा का पूरा पैसा कर्ता के पास जाएगा एंड देन कर्ता अपने हिसाब से डिसाइड करेगा कि सारे मेंबर्स में कितना डिस्ट्रीब्यूट करना है, सारे मेंबर्स के बेसिक नेसेसिटी को फुलफिल करने के लिए कितना कितना पैसे उनको देना है। तो राइट टू रिसीव इनकम ऑफ द जॉइंट फैमिली बिजनेस रेस्ट्स विद द कर्ता। उसके पास पूरा हक है कि फैमिली बिजनेस का जो भी इनकम आ रहा है वो पूरा का पूरा उसको मिले, ठीक है। नेक्स्ट वेरी 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 इंपॉर्टेंट राइट टू रिप्रेजेंटेशन, ठीक है।
आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का जो चेहरा, जो फेस है, वो आपका कर्ता होता है। तो आपके कर्ता के पास ये राइट है कि वो किसी भी तरह का सोशल, लीगल या रिलीजियस पर्पस के लिए अपने फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। एंड अपने फैमिली को रिप्रेजेंट करते वक्त कर्ता ने अगर कोई भी प्रॉमिस कर दिया या कर्ता ने कोई भी एक्शन कर दिया, देन द एंटायर फैमिली इज बाउंड बाय इट। सो फॉर एग्जांपल, अगर मान लो कोई करता है किसी एचयूएफ का और वो किसी मंदिर में गया एंड मंदिर में जाके उसने ये ऐलान कर दिया कि सुनो, आज से लेके 1 महीने तक मेरी फैमिली जो है, मेरी फैमिली रोज आके यहाँ पे प्रसाद का सेवा करेगी। माई फैमिली विल कम एंड डिस्ट्रीब्यूट प्रसाद अमंग्स एवरीबडी एवरी डे, ठीक है। तो फिर नाउ दैट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली विल बी बाउंड टू डू इट, बिकॉज कर्ता ने आप सबके बिहाफ में जाके ये प्रॉमिस किया है। कोई भी पर्सन ऑफ दैट जॉइंट फैमिली कैन नॉट कम एंड से कि अरे कर्ता ने जाके बोला था या पापा ने जाके बोला था या भैया ने जाके बोला था तो हम क्यों करें। आपके कर्ता ने अगर कोई भी चीज प्रॉमिस किया है एक्टिंग इन द कैपेसिटी ऑफ द कर्ता, देन इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली, ठीक है। तो कर्ता के पास ये राइट है कि वो पूरे फैमिली को रिप्रेजेंट कर सकता है सोशली, लीगली या रिलीजियसली, ठीक है। नेक्स्ट है पार्ट 2, कॉम्प्रोमाइज। नाउ अगर मान लो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का कोई प्रॉपर्टी है, ठीक है, उस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है, या अगर मान लो कोई बिजनेस है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी डिस्प्यूट चल रहा है जिससे उस फैमिली के हर एक मेंबर के इंटरेस्ट अफेक्ट हो रहे हैं, इन दैट केस योर कर्ता हैज द पावर कि वो जाके उन डिस्प्यूट्स को कॉम्प्रोमाइज अपने हिसाब से कर सकता है। आपको बस ये इंश्योर करना पड़ेगा कि कर्ता जो भी कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर रहा है वो गुड फेथ यानी कि बोनाफाइड तरीके से कर रहा है। आपका अगर मान लो कोई भी एचयूएफ का करता है, उसको लग रहा है कि यार फैमिली बिजनेस में ये एक पार्टी के साथ बहुत पंगा हो रहा है, इसके साथ सेटल कर लेना चाहिए, अगर उसने सेटल कर लिया देन दैट सेटलमेंट इज बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी। उसको जाके कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता है कि अरे आपने सेटल कैसे कर लिया, हम लोग तो कुछ और सोचने वाले थे। कर्ता किसी भी तरीके से एचयूएफ का जो भी प्रॉपर्टी या बिजनेस होता है उससे रिलेटेड सेटलमेंट में एंटर कर सकता है, कॉम्प्रोमाइज में एंटर कर सकता है, ठीक है। तो ओनली कंडीशन इज वो आपको गुड फेथ में करना होगा, बोनाफाइड तरीके से करना होगा। अगर किसी भी तरीके से किसी भी मेंबर ऑफ द एचएफ का ऐसा लगता है कि कर्ता ने गलत इंटेंशन, दैट इज मैलिफाइड इंटेंशन के थ्रू ये सेटलमेंट किया है, तो वो लोग जाके कोर्ट ऑफ लॉ में इस कर्ता के एक्शन को चैलेंज कर सकते हैं। तो द नेक्स्ट राइट इज द राइट टू कॉम्प्रोमाइज और एंटर इनटू एन अरेंजमेंट, ठीक है। अगला राइट जो आपके कर्ता को दिया गया है दैट इज कोई भी मैटर को आर्बिट्रेशन में रेफर करना। तो अगर मान लो कोई भी मैटर ऐसा है जिसमें एचयूएफ के साथ दूसरी पार्टी का पंगा चल रहा है, तो कर्ता सिंगल हैंडेडली ये चीज डिसाइड कर सकता है वेदर दे वांट टू रेफर द मैटर टू आर्बिट्रेशन और नॉट, ठीक है। आर्बिट्रेशन के बारे में हम लोग एक बेसिक कंसेप्ट पढ़ते हैं कि आर्बिट्रेशन का बेसिक प्रिंसिपल है ऑटोनॉमी ऑफ द पार्टीज, कि जब तक पार्टीज डिसाइड ना करे तब तक आर्बिट्रेशन नहीं हो सकता। तो यहाँ पे अगर एचयूएफ का कोई मैटर है तो उस मैटर में जो भी डिसाइड किया जाएगा उस फैमिली के सारे मेंबर्स के इंटरेस्ट को अफेक्ट करेगा। तो कुछ लोग बोलने लगे कि अगर सारे मेंबर्स का इंटरेस्ट अफेक्ट होने वाला है तो केवल कर्ता के लिए क्यों डिसाइड करेगा आर्बिट्रेशन में जाना है कि नहीं, सारे पार्टीज का कंसेंट आना चाहिए। दैट इज नॉट द केस। अगर एचयूएफ के साथ कोई भी डिस्प्यूट है किसी भी दूसरे पार्टी का, तो कर्ता सिंगल हैंडेडली डिसाइड कर सकता है कि उन्हें आर्बिट्रेशन में जाना है कि नहीं। यहाँ पे आपको किसी भी तरीके से अलग अलग मेंबर से अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। एंड इस आर्बिट्रेशन में जो भी ऑर्डर पास होगा, जो भी अवार्ड पास होगा, इट विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द एचयूएफ। तो कोई मैटर जो एचयूएफ का है उसको आर्बिट्रेशन ले जाने का राइट या आर्बिट्रेशन ले जाना, ये डिसाइड करने का राइट, ये भी कर्ता को दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा एचयूएफ के नाम पे कोई भी डेट रेज करना, मान लो आज आपका कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी था, उसको ठीक करने के लिए आपका कोई डेट रेज करना था, तो कर्ता हैज द राइट कि वो एचयूएफ के नाम पे कोई भी डेट रेज कर सकता है। एंड आपकी जो फैमिली का जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी है उसको प्लेज या गिरवी भी रख सकता है। समझ में आया? ये केवल कर्ता कर सकता है, बाकी लोग नहीं कर सकते। सो इफ आई एम द कर्ता ऑफ अ फैमिली और मेरे को ऐसा लग रहा है कि मेरे फैमिली के वेलफेयर के लिए या किसी भी चीज के लिए मेरे को लोन लेने की जरूरत है, तो हम अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को गिरवी रख के लोन ले सकते हैं। मेरे को किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हाउएवर अगेन आप याद रखना 2 थिंग्स। नंबर 1, ये लोन बोनाफाइड इंटेंशन के साथ लेना पड़ेगा। एंड नंबर 2, जब भी कर्ता कोई लोन लेता है इट इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द जॉइंट फैमिली। कोई भी आके नहीं बोल सकता कि मेरा हिस्सा तो हम गिरवी नहीं रखेंगे बिकॉज मैंने थोड़े बोला था लोन लेने के लिए। कर्ता ने डिसाइड किया लोन लेना है, फैमिली के लिए लेना है, और उसने अगर फैमिली प्रॉपर्टी गिरवी रखी है, दैट लोन एंड दैट प्लेज इज बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। डन। नेक्स्ट राइट जो कर्ता को दिया गया दैट इज द पार्ट टू एलियनेट। आज आपका अगर कर्ता चाहे तो वो अपने हिसाब से कोई भी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है, लेकिन बिकॉज जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी में बहुत लोगों का राइट इंटीग्रेटेड रहता है, इसलिए लॉ बोलता है कि कर्ता अपने हिसाब से जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी केवल 3 केसेस में एलियनेट कर सकता है। पहला, अगर लीगल नेसेसिटी है, मान लो रोटी कपड़ा मकान के लिए पैसा नहीं मिल रहा, या फिर कोई डेट को रीपे करने के लिए पैसा नहीं मिल रहा, या मान लो
टैक्सेस पे करने के लिए पैसा नहीं आ रहा है, अगर कोई लीगल नेसेसिटी है तो कर्ता बिना किसी के कंसेंट लिए हुए जाके अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है। ठीक है। दूसरा, अगर मान लो बेनिफिट ऑफ द एस्टेट है, मतलब अगर मान लो कर्ता को ऐसा लगता है कि आपकी इस प्रॉपर्टी को अगर हम कंटिन्यू करेंगे होल्ड करना तो वो एचयूएफ के लिए और नुकसानदायक होने वाला है, इट इज बेटर टू एलियनेट द प्रॉपर्टी। तो अगर कर्ता इज ऑफ द ओपिनियन की प्रॉपर्टी को बेचना ज्यादा बेटर है तो कर्ता आपकी इस प्रॉपर्टी को बेच सकता है। एंड तीसरा, अगर कुछ ऐसी इंडिस्पेंसिबल ड्यूटीज है जो कि हिंदू लॉ के हिसाब से आपको करना ही पड़ेगा, फॉर एग्जाम्पल आपके पूर्वजों का श्राद्ध, किसी की डेथ हो गई तो उनके फ्यूनरल एंड उससे रिलेटेड सारे एक्सपेंसेस, आपकी अनमैरिड डॉटर्स की शादी, अगर इन सब खर्चों के लिए भी पैसे चाहिए तो कर्ता आपकी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को बेच सकता है, उन्हें किसी की भी अप्रूवल लेने की जरूरत नहीं है। तो इन तीन केसेस में कर्ता कैन वेरी इजीली गो एंड सेल द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी विदाउट टेकिंग द अप्रूवल ऑफ एनी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। ठीक है। बट अगर मान लो ये तीन सिचुएशंस नहीं है, इन तीनों में से कुछ भी नहीं है, तो ना तो ऐसा है कि कोई लीगल नेसेसिटी है, ना ऐसा है कि कोई इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी है, और ना ही ऐसा है कि आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बेचने से फैमिली का फायदा होगा, तो ऐसे केसेस में अगर फिर भी कर्ता चाहता है कि वो प्रॉपर्टी को बेचे तो उसे सारे के सारे मेंबर्स का अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो अगर ये तीन ग्राउंड्स एग्जिस्ट नहीं करते, उसके अलावा भी कर्ता चाहता है कि वो प्रॉपर्टी को बेचे, तो फिर इन दैट के सारे मेंबर्स का अप्रूवल लेके वो प्रॉपर्टी बेच सकता है। तो ओनली ऑन दीज 4 केसेस कोई भी कर्ता अपनी जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को एलियनेट कर सकता है। डन। तो ये थे आपके अलग अलग पार्ट्स जो कर्ता को दिए गए थे, एक बार फटाक से समझ लेते वापस से। पहला, पावर ऑफ मैनेजमेंट, आपके पूरे जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को मैनेज करने का पावर कर्ता को दिया गया है। दूसरा, राइट टू इनकम, जो भी आपका जॉइंट फैमिली बिजनेस है उससे जो भी इनकम आता है उस पे राइट कर्ता का होता है, कर्ता के पास वो पूरा पैसा आना चाहिए, देन दे डिसाइड कि किस हिसाब से पैसे को डिस्ट्रीब्यूट करना है अमंग्स द मेंबर्स ऑफ द फैमिली एंड कैसे यूज करना है। थर्ड, राइट टू रिप्रेजेंट, आपके कर्ता के पास ये राइट है कि वो अलग अलग सोशल इवेंट्स, लीगल इवेंट्स, रिलीजियस इवेंट्स में जाकर अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करे, एंड वहां पे जो भी कर्ता बोलता है, प्रॉमिस करता है, दैट इज बाइंडिंग ऑन द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। चौथा, पार्ट टू कॉम्प्रोमाइज, कोई भी अगर डिस्प्यूट है या कोई भी अगर पंगा चल रहा है एंड करता एचयूएफ के बिहाफ में उसको अगर कॉम्प्रोमाइज करता है, तो अगर वो कॉम्प्रोमाइज या अरेंजमेंट एक बोनाफाइड इंटेंशन के साथ किया गया तो इट इज बाइंडिंग ऑन एवरीबॉडी, ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली, ये पार कर्ता को दिया गया है। नेक्स्ट इज पार्ट टू रेफर मैटर्स टू आर्बिट्रेशन, अगर कोई ऐसा डिस्प्यूट चल रहा है जिसमें एचयूएफ इज अ पार्टी, तो कर्ता के पास ये पार है कि वो डिसाइड कर सकते हैं कि उसे आर्बिट्रेशन में जाना है कि नहीं, जो भी अवार्ड पास किया जाएगा विल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली। तो उसके अलावा पार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट डेट्स, आपके कर्ता के पास राइट है कि वो फैमिली के नाम पे फैमिली की जरूरतों के लिए डेट ले सकता है, जिसके लिए वो फैमिली प्रॉपर्टी को गिरवी भी रख सकता है, एंड ये जो गिरवी रखी गई प्रॉपर्टी है या ये जो डेट लिया गया है, इट इज बाइंडिंग एंड एवरीबॉडी इज गोना बी लायबल फॉर रीपेमेंट ऑफ दैट डेट इन दैट एंटायर जॉइंट फैमिली। ठीक है। एंड द लास्ट वन इज पार्ट टू एलियनेट, अगर आपके कर्ता को ऐसा लगता है कि कोई लीगल नेसेसिटी है या फिर फैमिली के लिए बेटर होगा कि अगर किसी एसेट को बेच दिया जाए, या फिर कोई इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी है हिंदू लॉ के हिसाब से, जैसे कि श्राद्ध करना है, फ्यूनरल करना है, शादी करना है, तो उसके लिए बिना किसी मेंबर के अप्रूवल के वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेच सकता है। अगर ये तीनों केसेस एग्जिस्ट नहीं करते हैं तो सारे के सारे मेंबर्स का अप्रूवल लेके जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी बेची जा सकती है। डन। ये थे आपके राइट्स एंड पावर्स जो कि कर्ता को दिए गए हैं। इसके बाद अपने को डिस्कस करना है कि ऑब्वियसली जब इतने सारे पावर्स आपने कर्ता को दिए हैं तो साथ में कुछ ना कुछ ऑब्लिगेशन भी आपने दिया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ द एक कर्ता। ठीक है। ऑब्वियसली विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पांसिबिलिटी, तो जब कर्ता को इतने पावर्स दिए गए तो उनके ऊपर बहुत सारे ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज भी है जिनके बारे में अपने पढ़ने वाले। ठीक है। तो शुरू करें अपने ऑब्लिगेशंस एंड रिस्पांसिबिलिटीज। यहां तक क्लियर हो एवरीबॉडी? डन। अगर आपको क्लियर नहीं हुआ तो एक बार यहाँ पे पॉज करके पूरा रीड कर लो, रीड करोगे तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। आपको यहाँ पे ऊपर के हेड्स में जो भी अंदर दिया गया ना वो याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी हेड्स यहाँ पे दिए गए उन हेड्स को आप बस याद करके चल जाओ एंड उसके अंदर उसको एक लाइन में एक्सप्लेन कर दोगे, दैट विल बी मोर देन इनफ फॉर योर एग्जाम। डन। चलिए तो अब अपने आगे आते हैं और समझते हैं ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस ऑफ कर्ता। ठीक है। सबसे पहला ड्यूटी आपके कर्ता का है, दैट इज आपको अपने जितने भी फैमिली के मेंबर्स है सबको मेंटेन करना है, सबकी बेसिक जो नेसेसिटीज है, रोटी, कपड़ा, मकान, एजुकेशन, ये सारे की सारी चीजों को आपको प्रोवाइड करना है एज अ कर्ता। ये सबसे बड़ा ड्यूटी एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द कर्ता। ठीक है। हम लोगों ने ऊपर पढ़ा था कि आपका कर्ता चाहे तो वो अलग अलग लोगों के बीच में डिस्क्रिमिनेट कर सकता है, किसी को ज्यादा फैसिलिटीज दे सकता है, किसी को कम फैसिलिटीज दे सकता है, बट जो बेसिक फैसिलिटीज है वो सबको प्रोवाइड हो जाना चाहिए, ये कर्ता का सबसे बड़ा ऑब्लिगेशन। ठीक है। इसके अलावा दूसरा ऑब्लिगेशन जो आपके कर्ता का है, दैट इज आपके मेंबर्स जितने भी फैमिली मेंबर्स है एचयूएफ के, उनके शादी का खर्चा उठाना। ठीक है। ये चंद्र किशोर वर्सेस नानक चंद एक केस था जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि कर्ता की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स होते हैं उन सारे फैमिली मेंबर्स की शादी का खर्चा
को वो फंड करे। और अगर मान लो उस समय कर्ता के पास पैसा नहीं है और किसी मेंबर ने अपना खुद का पैसा लगा दिया था, तो द कर्ता इज लीगली ऑब्लिगेटेड टू रीइंबर्स देम, मतलब कर्ता के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो उन लोगों का पैसा उन्हें रीपे करे। ठीक है, तो ये था सेकंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कि कर्ता को फुलफिल करना पड़ता है। थर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी इज रेंडर अकाउंट्स, मतलब अब हम लोगों ने पढ़ा कि जितना भी इनकम आता है, जितना भी खर्चा पानी होता है, सब कर्ता के पास जाता है ना। अब ऑब्वियस की बात है, अगर एक इंसान को अपनी राइट दे दिया है कि तुम पूरे फैमिली का जो भी इनकम आ रहा है सब तुम्हारे पास आएगा एंड देन तुम सारा खर्चा करोगे, तो कहीं ना कहीं उनके पास कोई आंसरेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी भी तो होना चाहिए ना। तो कर्ता के ऊपर ये बहुत बड़ा ऑब्लिगेशन है कि अगर कोई भी मेंबर ऑफ द फैमिली उनको बोलता है कि सुनिए, मेंबर एज इन कोई भी को पार्टनर ऑफ द फैमिली उनको बोलता है कि सुनिए मेरे को अकाउंट्स देखना है कि क्या क्या पैसा आया पिछले साल में और क्या क्या खर्चा हुआ, देन द कर्ता विल बी रिक्वायर्ड टू गिव दीज अकाउंट्स। तो बेसिकली कर्ता के पास जो भी जॉइंट फैमिली का पैसा आता है, जो भी खर्चा वो करते हैं, उन्हें सारे अकाउंट्स को मेंटेन करके चलना पड़ता है। एंड अगर कोई भी को पार्टनर पूछता है कि ये क्या अकाउंट है या मेरे को देखना है क्या अकाउंट है, तो कर्ता को अकाउंट प्रोवाइड करना पड़ेगा। डन। नेक्स्ट, द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू स्पेंड रीजनेबली। अभी हम लोगों ने ऊपर पार्ट्स में पढ़ा कि कर्ता का जितना भी, अगर आप पार्ट्स देखोगे ना तो you'll अंडरस्टैंड कि कर्ता का पार्ट जो है उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत जल्दी नहीं किया जा सकता है। कर्ता अपने हिसाब से पूरा इनकम रखता है, अपने हिसाब से लोगों के ऊपर स्पेंड करता है, अपने हिसाब से लोगों को मेंटेन करता है। तो कहीं ना कहीं एक ऑब्लिगेशन है कर्ता के ऊपर कि वो जो भी खर्चा कर रहा है उसे रीजनेबल तरीके से खर्चा करना है। ओवर जाके जितना बजट है उससे ज्यादा जाके खर्चा नहीं करना है। दे हैव टू एंश्योर कि सारे मेंबर्स के वेलफेयर के लिए जो भी स्पेंड किया जा रहा है वो रीजनेबली किया जा रहा है। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज until and unless one of the four grounds exist, जो हम लोगों ने ऊपर पढ़ा है, कर्ता किसी भी तरीके से एचयूएफ प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता। वो चार ग्राउंड्स कौन कौन से थे? पहला कि आपका अगर लीगल नेसेसिटी है, दूसरा अगर आपको ऐसा लगता है कि प्रॉपर्टी बेचना ज्यादा बेटर है, तीसरा अगर कोई इंडिस्पेंसिबल ड्यूटी है एज पर द हिंदू लॉ, एंड चौथा अगर आपने सारे को पार्टनर्स का कंसेंट ले लिया। अगर इन चारों में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता है तो कर्ता के ऊपर ऑब्लिगेशन है कि वो किसी भी तरीके से कोई भी प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता। तो ये 5 आपके ऑब्लिगेशंस है ऑफ द कर्ता। क्लियर हुआ? बहुत सिंपल से वापस देख लेते हैं। पहला, सारे मेंबर्स का रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी उनको मेंटेन करना। दूसरा, जो भी अपने मेंबर्स उनके शादी का खर्चा को एक बेयर करना। तीसरा, जो भी हिसाब किताब है उन हिसाब किताब को मेंटेन करना, और अगर कोई भी को पार्टनर इन हिसाब किताब को मांग रहा है तो उनको हिसाब किताब प्रोवाइड करना, अकाउंट्स प्रोवाइड करना। चौथा, जो भी खर्चा करता है उस खर्चा को रीजनेबल करना, रीजनेबली स्पेंड करना, बिकॉज प्रॉपर्टी से जो भी पैसा आ रहा है वो अल्टीमेटली है सबका पैसा। एंड द लास्ट वन इज until and unless the four grounds exist, वो किसी भी तरीके से कोई भी एचयूएफ के प्रॉपर्टी को एलियनेट नहीं कर सकता। तो ये आपके 4-5 अलग अलग ड्यूटीज है किसी भी कर्ता के। अगेन यहाँ पे भी आपको बस ये हेड्स याद करने हैं। एक बार आपको हेड्स याद हो जाए तो आप सिंपली जाके बस हेड लिख के एक लाइन में इसको एक्सप्लेन कर सकते हो एंड दैट शुड बी गुड टू गो। क्लियर हुआ? यहाँ पे अपने कर्ता का डिस्कशन होता है खत्म। तो हम लोग ने समझ लिया कर्ता क्या होता है, कर्ता की क्या क्या पावर्स एंड राइट्स है, एंड कर्ता की क्या क्या ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है। एग्जाम में कई बार आपको क्वेश्चन आएगा केवल कर्ता के ऊपर कि कर्ता कौन होता है, कर्ता के राइट्स एंड ड्यूटीज है क्या है बताओ। तो आप डायरेक्टली कर्ता से स्टार्ट नहीं कर सकते हो, आपको पहले एक एचयूएफ के बारे में इंट्रोडक्शन देना पड़ेगा, एचयूएफ का स्ट्रक्चर बताना पड़ेगा, एंड देन आप कर्ता के बारे में लिख सकते हो। यू कैन स्किप को पार्टनर्स बट यू कैन नॉट स्किप एचयूएफ। क्लियर हुआ सबको? और अगर पूरे एचयूएफ के बारे में लिखने को बोला गया तब तो ऑफ कोर्स आपको एचयूएफ का भी लिखना है, कर्ता का भी लिखना है, एंड को पार्टनर्स का भी लिखना है। क्लियर हुआ एवरीबॉडी? डन। चलो एक बार फटाक से एवरीबॉडी यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए और यहाँ तक एक बार रीड कर लीजिए सो दैट हम लोग का कर्ता तक सब क्लियर हो जाएगा। एंड देन वील मूव ऑन टू द सेकंड सेट ऑफ पीपल जिनको को पार्टनर्स बोला जाता है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है को पार्टनर्स का, तो अपने इसको समझेंगे। यहाँ पे वीडियो को पॉज करिए एंड फटाक से रीड करिए। डन। चलिए तो अब आइए हम लोग डिस्कस करते हैं ये को पार्टनर्स कौन होते हैं। ठीक है, हम आपको बोले कि एचयूएफ का मतलब क्या होता है। एचयूएफ मतलब एक ऐसी हिंदू फैमिली जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है। अब आज के जमाने में तो आप देखोगे न्यूक्लियर फैमिलीज बहुत ज्यादा है तो बहुत जल्दी जल्दी पार्टीशन हो जाते हैं, बट पहले के जमाने में ना बहुत सारे जनरेशन ऑफ द फैमिली साथ में रहते थे। फॉर एग्जाम्पल टिल द टाइम आई वॉज 14 ईयर्स ओल्ड हम एक ऐसे घर में रहते थे जहां पे मेरे दादाजी के सारे भाई की फैमिली साथ में रहती थी। तो वी यूज्ड टू लिव 4 जनरेशंस टुगेदर। ठीक है, तो पहले के जमाने में ना बहुत सारे जनरेशन साथ साथ में रहते थे, तो जो आपकी एचयूएफ होती थी वो बहुत बड़ी एचयूएफ बन जाती थी। ठीक है, अब इतने बड़े एचयूएफ में आपने एक कर्ता तो बना दिया जो कि आपका सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है, सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली है जो सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस वगैरह लेता है। ठीक है, बट एट द सेम टाइम आपको उसके साथ एक और सेट ऑफ पीपल बनाना पड़ा जिनको बोलते हैं को पार्टनर्स। ठीक है, अब ये को पार्टनर्स कौन होते हैं?
कर्ता के साथ साथ जिन लोगों को राइट है एज ऑफ दैट पॉइंट ऑफ टाइम इन द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का प्रॉपर्टी, उनको हम लोग को पार्टनर्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है देखो, अब मान लो देयर इज अ फैमिली जहां पे ए इज द हेड, इनके दो बच्चे बी एंड सी, इनके दो बच्चे ई एफ जी एच, देन इन सबके एक एक बच्चे हैं आई जे के एल, इनके एक एक बच्चे हैं एम एन ओ पी, एंड देन इन दोनों के बच्चे हैं क्यू एंड आर। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखो कितने जनरेशन हो गए, 1 2 3 4 5 6, 6 जनरेशन हो गए। ठीक है, अब ऐसे अगर हम लोग देखें तो जब तक इस फैमिली का पार्टीशन नहीं होता है तब तक तो एक एचयूएफ ही माना जाएगा ना। कई फैमिलीज ऐसी होती है जिनमें सालों सालों जनरेशन जनरेशन तक पार्टीशन नहीं होता है, तो ऐसे केस में फिर इतने सारे लोगों को एक साथ मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, तो हिंदू लॉ क्या बोलता है, कर्ता तो आपका सीनियर मोस्ट फैमिली मेंबर हो ही जाएगा। ठीक है, बट इसके साथ साथ उस फैमिली में जितने भी डिसेंडेंट्स है सबको बाय बर्थ हम राइट नहीं देने वाले हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के प्रॉपर्टी में, क्योंकि अगर पार्टीशन हुआ तो फिर प्रॉपर्टी के कितने हिस्से बनाने पड़ेंगे आप सोच लो। ठीक है, तो हम लोगों ने लाया द कंसेप्ट ऑफ को-पार्टनर्स। को-पार्टनर्स कौन होते हैं, आपके फैमिली के फर्स्ट 4 जनरेशंस। ठीक है, ये फर्स्ट 4 जनरेशंस को हम लोग को-पार्टनर्स बोलते हैं। ये 4 जनरेशंस ऐसे हैं जिनको बाय बर्थ राइट मिलता है इन द जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी। ठीक है, आगे जाके अगर मान लो एक ही डेथ हो जाती है तो मेरे को-पार्टनर्स और बढ़ जाएंगे, फिर मेरे को-पार्टनर्स ये 4 जनरेशन हो जाएंगे। ठीक है, सो द फर्स्ट 4 जनरेशंस ऑफ एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली दे कलेक्टिवली मेक द को-पार्टनर्स। को-पार्टनर्स को बहुत सारे राइट्स दिए जाते हैं, बहुत सारे ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम को-पार्टनर्स ऐसे लोग माने जाते हैं जिनको किसी भी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में बाय बर्थ राइट मिल जाता है। तो इसका मतलब इफ आई एम टॉकिंग अबाउट अ फैमिली लाइक दिस, ठीक है, मान लो ये एक फैमिली है, तो जब तक आपका ए के बाद बीसी पैदा हुए उनको बाय बर्थ ही हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की जो प्रॉपर्टी है उसमें राइट मिल गया। ई एफ जी एच इनको भी जैसे ये पैदा हुए इनको एचयूएफ प्रॉपर्टी में राइट मिल गया, जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी उसमें राइट मिल गया। आई जे के एल ये भी जैसे ही पैदा हुए इनको भी अपने एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल गया। बट इसके बाद जब एम एन ओ पी पैदा हुए एंड क्यू एंड आर पैदा हुए तो इनको बाय बर्थ एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में कोई राइट नहीं मिला, बिकॉज अभी ये को-पार्टनर्स नहीं है। ठीक है, इनको राइट कब मिलेगा, आगे जाके जब मान लो एक ही डेथ हो जाएगी तो ऊपर से एक जनरेशन चला गया तो नीचे से एक नया जनरेशन ऐड हो जाएगा को-पार्टनरी में, एंड देन ऑटोमेटिकली एम एन ओ पी इन चारों को भी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में राइट मिल जाएगा, एंड जितने भी को-पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज है ये सारे के सारे राइट्स एंड ड्यूटीज उनको मिल जाएंगे। ठीक है, तो राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस उनको मिल जाएंगे। तो को-पार्टनर्स क्या होता है, एचयूएफ के अंदर ये सारे लोग एचयूएफ का पार्ट है, ऑल ऑफ देम आर पार्ट ऑफ द हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। आप जब बात करते हो कर्ता के ऑब्लिगेशन की तो कर्ता केवल ये नहीं बोल सकता है कि हम अपने बाद वाले 3 जनरेशन का ही ख्याल रखेंगे, कर्ता को इस एचयूएफ के सारे मेंबर्स का ख्याल रखना होगा, राइट टिल आर उसको सारे मेंबर्स का ख्याल रखना होगा। बट लॉ के अंदर इस एचयूएफ के से रिलेटेड जो भी राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिलेंगे वो केवल फर्स्ट 4 जनरेशंस को मिलेंगे। तो ये जो फर्स्ट 4 जनरेशंस किसी भी एचयूएफ के होते हैं उनको हम लोग को-पार्टनर्स बोलते हैं, हु गेट ऑल द राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस इन एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। ठीक है, ये को-पार्टनरी चेंज होते जाएगी जैसे जैसे ऊपर के एक एक जनरेशन की डेथ होते जाएगी, नीचे वाले नए जनरेशन आपके को-पार्टनरी में ऐड होते जाएंगे। क्लियर हुआ सबको? तो को-पार्टनर्स कुछ नहीं होते हैं, वो आपके हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर ही एक पार्ट होते हैं ऑफ 4 जनरेशन स्टार्टिंग फ्रॉम कर्ता, जिनको बहुत सारे राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए जाते हैं अलोंग विद द कर्ता अंडर द हिंदू लॉ। ठीक है, नाउ एक क्वेश्चन इसके पहले कि हम आगे जाए हम आपको क्लियर कर देते हैं, क्या फीमेल्स को-पार्टनर्स बन सकती है? तो यहाँ पे अंटिल एंड अनलेस 2005 फीमेल्स को को-पार्टनर्स बनने का राइट नहीं था। तो जो आपकी डॉटर्स होती थी शादी के पहले तक वो को-पार्टनर्स बन ही नहीं सकती थी, शादी के बाद तो ऑफ कोर्स वो दूसरे फैमिली में चल जाती है, लेकिन शादी के पहले तक भी वो आपके फैमिली में को-पार्टनर्स नहीं होती थी। 2005 का जो अमेंडमेंट आया उसके बाद हम लोगों ने विमेन डॉटर्स इन सबको भी इक्वल राइट दे दिया, एंड टुडे आपकी जो डॉटर्स होती है, जो वाइफ्स होती है, वो भी को-पार्टनर्स बन सकती है ऑफ एनी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। समझ में आया सबको? डन। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिया गया को-पार्टनर्स कैसे होगा। तो देखो, अगर मान लो फॉर एग्जांपल ए का एक बेटा था बी, उसका बेटा था सी एंड उसका बेटा था डी। ठीक है, डी का बेटा था ई एंड ई का बेटा था एफ। ऑफ कोर्स 6-7 जनरेशन तक कोई भी फैमिली एग्जिस्ट नहीं करती है, बट एक एग्जांपल। ठीक है, तो ऐसे केस में को-पार्टनरी जो होगी वो केवल ए बी सी एंड डी फर्स्ट 4 जनरेशन की होगी, मतलब इन्हें ही लॉ के अंदर उस एचयूएफ से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस दिए जाएंगे, बाद के जनरेशन को कोई राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस बाय डिफॉल्ट नहीं मिलेंगे। ठीक है, आगे जाके जब आपका ए की डेथ हो जाएगी तो पहला जनरेशन खत्म हो गया, तो नीचे में जो अगला जनरेशन दैट इज ई वो आपके को-पार्टनरी में आ जाएगा, एंड उसको को-पार्टनर से रिलेटेड राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस मिल जाएंगे। समझ में आया सबको? तो को-पार्टनरी कुछ भी नहीं है, बिकॉज पहले के जमाने में एचयूएफ्स बहुत बड़े-बड़े होते थे, जनरेशन आफ्टर जनरेशन चलते थे, तो उनको मैनेज करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता था। तो हम लोगों ने क्या किया,
हम लोगों ने एक लिमिट लगा दिया कि टॉप के 4 जनरेशन जो होंगे बाय लॉ हम लोग राइट्स केवल उन्हीं को देंगे। जैसे जैसे वो जनरेशन ऊपर के खत्म होते जाएंगे, नीचे से नए जनरेशन ऐड होते जाएंगे एंड बाय लॉ उन्हें राइट्स मिलते जाएगा। ठीक है, ऑब्वियसली आज के दिन में 4 जनरेशन से ज्यादा कहीं पे दिखता नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट सारे ही को-पासर्स बन जाते हैं। बट अगर कोई फैमिली जिसमें 4 से ज्यादा जनरेशन है, तो 5वीं जनरेशन ऑनवर्ड्स उनको कोई भी राइट नहीं मिलेगा अनटिल अनलेस ऊपर वाले जनरेशन वाली की डेथ हो जाए। क्लियर हुआ को-पासर्स क्या होते हैं? तो आइए समझते हैं को-पासर्स से रिलेटेड व्हाट इज अ को-पासनरी प्रॉपर्टी। ठीक है, को-पासनरी प्रॉपर्टी मतलब बहुत सिंपल सी बात है, ऐसा कोई भी प्रॉपर्टी जो आपका एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, जो आपका पूर्वजों से चलता आ रहा है, उसको को-पासनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। कोई भी जनरेशन ने अगर मान लो अपनी कोई प्रॉपर्टी एक्वायर की है, तो वो को-पासनरी प्रॉपर्टी नहीं बन जाती है। पूर्वजों से चलते आए हुए प्रॉपर्टी को अपने को-पासनरी प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, ये को-पासनरी प्रॉपर्टी का कांसेप्ट इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज़ को-पार्टनर्स को जो राइट मिलता है, वो इस को-पासनरी प्रॉपर्टी से रिलेटेड मिलता है। किसी भी ऊपर वाले जनरेशन ने अगर अपनी सेल्फ एक्वायर्ड कोई प्रॉपर्टी खरीदी है, तो उसमें को-पासनर्स को कोई भी राइट नहीं मिलता। डन? तो कर्ता ने अगर खुद से कोई प्रॉपर्टी सेल्फ एक्वायर्ड खरीदा है, उसमें किसी भी को-पासनर को राइट नहीं मिलेगा। बट कर्ता के हाथ में कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, वो को-पासनरी प्रॉपर्टी बन जाएगी एंड उसपे सारे को-पासनर्स को राइट मिलेगा। क्लियर हुआ सबको? तो आप लोग फटाक से समझ जाते हैं कि आपका को-पासनर जो है उनके राइट्स क्या-क्या है एंड उनके राइट्स क्या-क्या है एंड इसी के साथ अपना ये जो पहला टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है? तो आइए समझते हैं को-पासनर के राइट्स क्या-क्या है। पहला, राइट टू द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। हर एक को-पासनर के पास राइट है कि वो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को यूज एंड इनहेरिट कर सकता है। आप किसी भी को-पासनर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से निकाल नहीं सकते हो और उसकी इनहेरिटेंस को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आप रोक नहीं सकते हो। एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है तो हर एक को-पासनर के पास राइट है कि वो उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को यूज और इनहेरिट कर सकता है। ठीक है? दूसरा, राइट टू सर्वाइवरशिप। अब इसका मतलब क्या होता है? अगर मान लो ए के 2 बच्चे थे बी एंड सी, देन सी का बच्चा था डी, डी का बच्चा था ई, सॉरी बी का बच्चा एंड सी के बच्चे थे जी एंड एच। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखो तो ए के बाद बी एंड सी इन दोनों को राइट है। ठीक है, अच्छा सी का कोई भी बच्चा नहीं है। ठीक है, एंड देन बी का बच्चा डी, डी का बच्चा ई। मान लो सी की डेथ हो जाती है। ठीक है, ए के पहले ही सी की डेथ हो गई, पार्टीशन के पहले ही सी की डेथ हो गई, तो ऑब्वियसली सी का तो कोई लीनियर डिसेंडेंट है ही नहीं ना, उसका तो कोई डिसेंडेंट है ही नहीं, तो सी का जो भी राइट्स था वो सारा राइट्स अब किस पे डिवॉल्व कर जाएगा? वो बी पे डिवॉल्व कर जाएगा। तो राइट ऑफ सर्वाइवरशिप क्या बोलता है कि अगर कोई को-पासनर की डेथ हो जाती है एंड उसका अपना कोई भी लीनियर डिसेंडेंट नहीं है, तो उसके जो भी राइट्स थे वो बचे हुए को-पासनर्स के ऊपर चले जाते हैं। तो बिकॉज यहाँ पे सी का कोई भी डिसेंडेंट नहीं था, तो सी की डेथ होने पे उसका जो भी राइट था वो बचे हुए सर्वाइविंग को-पासनर्स के पास चला जाएगा। दिस इज नोन एज राइट टू सर्वाइवरशिप। ठीक है, देन आता है राइट टू जॉइंट पोसेशन एंड ओनरशिप। ठीक है, आपका जो भी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ये भाई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी वाले राइट से रिलेटेड है। एवरी को-पासनर हैज अ राइट कि वो इस पर्टिकुलर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को एंजॉय कर सके, उसका पोजेशन ले सके, वो उसमें रह सके। ठीक है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से आप किसी भी को-पासनर को निकाल नहीं सकते हो। अगर किसी को-पासनर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से निकाला गया तो वो कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं एंड वो एक ऑर्डर लेके आ सकते हैं कि उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में रहने दिया जाए। ठीक है, तो ऑल्दो कर्ता मेक्स ऑल द डिसीजंस, बट कर्ता के डिसीजंस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि आप एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी अपनी यूज के लिए नहीं रख सकते। हर को-पासनर को एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज करने का राइट है, नॉन ऑफ दैट। क्लियर हुआ? नेक्स्ट, राइट टू क्लेम पार्टीशन। अब अगर मान लो कोई को-पासनर ऐसा है जो खुश नहीं है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, जो जॉइंट फैमिली में खुश नहीं है, उसको लग रहा है कि मेरे साथ नाइंसाफी हो रही है, मेरे को अब इसका पार्टीशन चाहिए, तो एवरी को-पासनर हैज अ राइट टू गेट अ पार्टीशन। पार्टीशन का मतलब होता है जब आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के हर एक चीज को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हो और हर एक को-पासनर को उसका हिस्सा दे देते हो, इसको बोलते हैं पार्टीशन। तो हर एक, जरूरी नहीं है कि हर समय कर्ता ही डिसाइड करे कब पार्टीशन करना है कब नहीं करना है। इवन व्हेन द को-पासनर्स वांट, वो लोग भी पार्टीशन के लिए क्लेम कर सकते हैं और बोल सकते हैं कि प्रॉपर्टी को पार्टीशन किया जाए। डन? नेक्स्ट है आपका राइट टू मेंटेनेंस एंड नेसेसरी एक्सपेंस। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि कर्ता जो है उसके ऊपर रिस्पांसिबिलिटी है कि वो हर एक मेंबर को मेंटेन करे एंड उनके जो बेसिक नेसेसिटी है उनको फुलफिल करे। तो सेम वे को-पार्टनर्स का ये राइट है कि कर्ता से वो लोग जाके अपना मेंटेनेंस का खर्चा और बेसिक नेसेसिटी का खर्चा, दैट इज रोटी कपड़ा और मकान, इसका खर्चा मांग सकते हैं। अगर नहीं मिले तो वो जाके कोर्ट के पास जा सकते हैं, कोर्ट फिर ऑर्डर पास करेगा जहां वो कर्ता को बोलेगा कि जॉइंट फैमिली बिजनेस का जो भी है, जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का जो भी इनकम है, उससे इन को-पार्टनर्स का भी नेसेसिटी का जो खर्चा है वो उनको दिया जाए। डन? नेक्स्ट, राइट टू रिस्ट्रेन और इम्पीच अनऑथराइज एलियनेशन। हम लोग को पता है कि कर्ता एलियनेट कर सकता है जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी को, बट ओनली इन 4 गिवन केसेस। ठीक है, अब मान लो ये 4 केसेस में से कोई भी एग्जिस्ट नहीं करता, ना तो लीगल नेसेसिटी है,
ना ऐसा है कि प्रॉपर्टी बेचना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, ना ऐसा है कि सारे को पासेस का अप्रूवल लिया हुआ है, और ना ही ऐसा है कि कोई ड्यूटी था जो आप लोगों को फुलफिल करना था, लेकिन फिर भी कर्ता ने जाके किसी प्रॉपर्टी को, कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच दिया, तो को पास उसको चैलेंज कर सकता है, उसको रोक सकता है। को पासेस हैव अ राइट कि वो लोग किसी भी तरीके से अगर अनऑथराइज एलिनेशन हो रहा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का बाय तक करता, तो वो उसको रोक सकते हैं। डन। नेक्स्ट, co-passers का right to acquire separate property. अब just because you are a part of an Hindu undivided family, just because you are a co-passer does not mean कि आप खुद से अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकते हो। Every co-passer has a right कि अगर वो चाहे तो जाके खुद से अपने नाम पर कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकते, खरीद सकते हैं। याद रखना, अगर कोई भी को-पास्टर अपने लाइफ टाइम में कोई प्रॉपर्टी खरीदता है, तो वो प्रॉपर्टी उसकी सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी होती है एंड वो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टी का पार्ट नहीं बनती, व्हिच मींस उसका पार्टीशन नहीं होगा जब आपका एचयूएफ का पार्टीशन हो रहा होगा, वो उसका सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी है, वो उसी के पास रहेगा। तो एवरी को-पास्टर हैज दिस राइट कि अगर वो चाहे तो वो जाके अपने नाम पे प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। डन। नेक्स्ट है राइट टू बिकम कर्ता। तो जो भी सीनियर मोस्ट मेंबर होता है एचयूएफ का, उसके पास राइट है कि वो कर्ता ऑटोमेटिकली बन जाता है जब प्रीवियस कर्ता की डेथ हो जाती है। बट अगेन यहाँ पे हमने राइट दे रखा है सारे को-पास्टर्स को कि अगर सारे को-पास्टर्स कंसेंट दे तो किसी दूसरे मेंबर को भी कर्ता बनाया जा सकता है। एंड द लास्ट वन इज राइट टू एलियनेट। राइट टू एलियनेट व्हाट? सी एज अ को-पास्टर किसी हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में मेरा एक राइट है, मेरा एक शेयर है, ठीक है। बट अगर मेरे को नहीं रहना इस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में, तो हम अपने इस शेयर को एलियनेट कर सकते, बेच सकते दूसरे को-पास्टर के पास एंड उसका पैसा लेके हम अपना निकल सकते, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल मान लो 4 भाई थे, ठीक है, एंड पापा थे। पापा ने के पास कोई एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी थी जो इन चारों भाई में बंटना था। उसमें से 3 भाई अभी भी प्रॉपर्टी ओन करना चाह रहे, लेकिन चौथा भाई जो था, सो फॉर एग्जांपल देयर इज अ प्रॉपर्टी जिस ये एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी है, ठीक है। इसमें 4 भाई का हक है, ए, बी, सी एंड डी। ए, बी, सी को ये प्रॉपर्टी मेंटेन करके रखना है, दे वांट टू कीप दिस प्रॉपर्टी एज मेमोरी ऑफ देयर एंसेस्टर्स। बट डी को नहीं चाहिए प्रॉपर्टी। डी बोल रहा है कि भाई मेरे को प्रॉपर्टी बेचना है, मेरे को पैसे की जरूरत है। अब ऑब्वियसली जब ए, बी एंड सी नहीं मान रहे, तो डी ये प्रॉपर्टी अकेले तो बेच नहीं सकता। तो डी क्या कर सकता है, अपना जो भी हिस्सा है वो ए, बी एंड सी को बेच के उनसे पैसा लेके निकल सकता है। तो हर एक को-पास्टर को ये राइट है कि आपके बोलने पर अगर एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी नहीं बेचा जा रहा है, तो आपका जो हिस्सा है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का वो आप बेच सकते हो। इसमें पहला राइट टू रिसीव या पहला राइट टू बाय दिया जाता है बाकी को-पास्टर्स को। अगर बाकी को-पास्टर्स में से कोई भी खरीदना चाहता है तो आप उनको बेच सकते हो, नहीं तो आप बाहर के किसी आदमी को भी बेच सकते हो। बट बाहर के आदमी को बेचने में वो एचयूएफ का पार्ट नहीं बन जाएगा। तो मान लो डी ने अपना जो राइट है वो ई को बेच दिया, जिस फैमिली का पार्ट नहीं है बट किसी और का इंसान है, तो वो ई इस एचयूएफ का पार्ट नहीं बन जाएगा। ही विल जस्ट हैव एन इंटरेस्ट इन दिस कॉमन एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। ऐसे लोगों को टेनेंट इन कॉमन बोला जाता है, ठीक है। तो ये राइट दिया गया है आपके को-पास्टर्स को कि अगर उन्हें जरूरत है, अगर उन्हें ऐसा लगता है कि उन्हें एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में जो उनका हिस्सा है वो बेचना है, तो वो सबसे पहले बाकी को-पास्टर्स को पूछेंगे। अगर वो खरीदना चाहे तो उनको बेचा जा सकता है, बट अगर वो भी नहीं खरीद रहे तो बाहर के किसी आदमी को भी ये वाली प्रॉपर्टी बेच सकते हैं, ये इंटरेस्ट बेच सकते हैं। जिस भी बाहर के आदमी को इंटरेस्ट बेचा जाएगा वो टेनेंट इन कॉमन बन जाएगा, मतलब उसको भी उस एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में हक मिलेगा, बट ऑब्वियसली वो एचयूएफ का पार्ट नहीं बनेगा, वो उस फैमिली का पार्ट नहीं बन जाएगा, है ना। तो ये थे आपके राइट्स जो कि एक को-पास्टर को मिलता है। वापस से देख लेते हैं, पहला एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को इनहेरिट करने का राइट। दूसरा, अगर किसी को-पास्टर की डेथ हो जाती है तो उसका राइट इन लोगों के ऊपर डिवॉल्व कर जाएगा, राइट टू सर्वाइवरशिप। तीसरा, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी यूज एंड पोजेस करने का राइट। चौथा, अगर पार्टीशन चाहिए तो पार्टीशन क्लेम करने का राइट। पांचवा, बेसिक नेसेसिटी या बेसिक नेसेसरी एक्सपेंसेस आपको एचयूएफ प्रॉपर्टी से क्लेम करने का राइट। नेक्स्ट, अगर मान लो गलत तरीके से करता एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी को बेच रहा है तो उसको रोकने का राइट। नेक्स्ट, अगर मान लो वो चाहे तो खुद से कोई प्रॉपर्टी अक्वायर कर सकता है तो सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी लेने का राइट। इसके अलावा जब भी सीनियर कर्ता की डेथ हो जाती है तो जो सीनियर मोस्ट मेंबर है उसको कर्ता बनने का राइट मिलता है। एंड लास्ट, अपना शेयर इन द एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी बेचने का राइट या एलिनेट करने का राइट, ये भी हर एक को-पास्टर को मिलता है। तो ये थे आपके राइट्स ऑफ द को-पास्टर्स। यहाँ पे हमारा एचयूएफ का डिस्कशन होता है खत्म। आज हम लोगों ने पूरा डिस्कस किया एचयूएफ। एक बार सिनॉप्सिस देख लेते हैं। तो हम लोगों ने सबसे पहले समझा एचयूएफ क्या होता है। तो ऐसी हिंदू फैमिली जहां पे सारे लोग साथ में रहते हैं, जिसका पार्टीशन नहीं हुआ है, उसको एचयूएफ बोलते हैं। एचयूएफ के स्ट्रक्चर में कौन-कौन लोग आते हैं वो हम लोग देख लिया था। हु ऑल बिकम अ पार्ट ऑफ द एचयूएफ, दैट वी कंप्लीटेड। देन वी सॉ कि कर्ता कौन होता है। कर्ता मतलब जो सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। जो अमेंडमेंट्स आए थे जिसके थ्रू अब विमेन भी कर्ता बन सकती है, वो भी हमने डिस्कस किया। देन कर्ता के जो राइट्स एंड पावर्स एंड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशंस है, ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। फिर हम लोग आ गए थे को-पास्टर्स के ऊपर। तो हमने समझा को-पास्टर्स कौन होते हैं। तो फर्स्ट 4 जनरेशन ऑफ एनी एचयूएफ आर द को-पास्टर्स। ये वैसे लोग होते हैं जिनको लॉ के अंदर सर्टेन राइट्स दिया जाता है विद रिस्पेक्ट टू द एचयूएफ। बाकी नीचे वाले जनरेशन को ये सारे में से कोई भी राइट नहीं है। तो मान लो 5वां या 6ठा जनरेशन है, वो पार्टीशन क्लेम नहीं कर सकते बिकॉज वो को-पास्टर्स नहीं है। उनका अप्रूवल किसी चीज के लिए भी लेने की जरूरत नहीं है बिकॉज वो को-पास्टर्स नहीं है। तो को-पास्टर्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
देन को पार्टनर्स का राइट्स क्या होता है ये हमने डिस्कस किया। ये अगर आप देख लोगे तो ये पूरा का पूरा आपका पहला जो टॉपिक है आपके मॉड्यूल का दैट इज हिंदू अनडिवाइडेड जॉइंट फैमिली, जहां पे हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसकी प्रॉपर्टी, कर्ता, को पार्टनर्स, ये सब चीज हमने डिस्कस किया। अभी एक हिंदू जॉइंट फैमिली में पार्टीशन एक टॉपिक है, वो अपने को डिस्कस करना है, बट वो अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। पहला लेक्चर हमारे यहीं पे होता है खत्म। क्लियर हुआ सबको? अब इस लेक्चर से रिलेटेड गाइस अगर आपको कोई भी डाउट है तो आपको मेरा नंबर यहाँ पे दिख रहा होगा। एक सेकंड, आई डोंट हैव माय नंबर ओवर हियर, आई राइट माय नंबर। सो माय नंबर इज 8888016060। You can message me, WhatsApp me on this number अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी डाउट है, एंड we'll sort it out। हम लोग इसको डिस्कस करके क्लियर कर सकते हैं। इसी के अलावा वापस हम बता रहे हैं और भी जो सब्जेक्ट्स आपके लॉ क्लासेस के वो सारे ये इसके पास उनके रिकॉर्डिंग्स है, ये इसके पास उनके नोट्स है। इनके अलावा लॉ एंट्रेंस, सीए, सीएस एंड सीएमए ये सारे क्लासेस ये में है। So if you guys want, आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली कर रहे हैं तो you can contact on this number और नंबर given on the screen। एंड इसके अलावा बाकी अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में जहां पे we are going to discuss the next topic that is partition। ठीक है, तो आई होप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का टॉपिक आपको क्लियर हो गया है। ऐसे अपने मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, सेम टाइम सेम प्लेस। तब तक के लिए हंसते रहिए, खुश रहिए, धन्यवाद, बाय बाय।